गुड मॉर्निंग बच्चों। 5 पाठ अपने कंप्लीट हो गए। छठा पाठ है जिसकी कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक युग के नई कविता के कवियों में से एक हैं। इन्होंने प्रकृति का मनोहारी चित्रण अपने काव्य में ज़्यादा किया है, उनको ज़्यादा इसमें प्रसिद्धि मिली। अब सबसे पहले तो हम कवि शमशेर बहादुर का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो कवि शमशेर बहादुर का जन्म 17 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश, अब कहाँ गया वो, उत्तराखंड में चला। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूं नहीं मैं इतने पास अपने बात, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया। इनको इनकी कृतियों पर, इनकी रचनाओं पर साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। इनका निधन 1993 यानी 1993 में अहमदाबाद में हुआ। तो ये तो इनके जीवन की कुछ बातें। अब इन्होंने अपने जीवन में क्या व्यवसाय किया, कैसे इनको प्रसिद्धियां मिली, इनका समाज के प्रति कौन सा ऐसा चित्रण था इनके दिमाग में कि वो समाज को संदेश दे अपनी कविताओं के माध्यम से, या प्रकृति की मनोहारी जो चित्रण है उसको किस प्रकार से इन्होंने अपनी रचनाओं में उभारा है, इसके बारे में हम अब आगे चर्चा में पढ़ेंगे। तुमने धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। देखिए बेटा, धरती का पद पढ़ा है, उसकी सहजता क्या है, प्राण, जीवन है। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले शमशेर बहादुर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि क्या होता है बेटा, दोस्ती। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला, संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता। मूर्तता प्रमाणिक, अमूर्तता जो कि अचेतन होती है, चेतन और अचेतन की, तथा इंद्रिय और इंद्रियतर की है, इंद्रिया। ठीक है बेटा, इन सब की जो है उसमें ये संधि बनाता है इनको आपस में। ये तो विपरीत विचारधारा के, या विपरीत या कहें विलोम शब्द के रूप में है, विपरीत विचारधारा रखने वाले हैं, लेकिन कवि शमशेर बहादुर इनमें क्या करता है, संधि। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। बिंब, उदाहरण। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों में रंग, रेखा, स्वर और कूंची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। मादा रखना, हिम्मत रखना, जज्बा रखना। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है, यानी उसको भाषा में अभिव्यक्त करता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। ओ माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविताओं का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों, मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं, शेर और शायरी की बात। अब आपके जो सिलेबस में इनकी जो रचना है उनके बारे में भी बताएंगे। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठकों को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी मन करता है, जल जाता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब इसमें एक प्रश्न तो ये बना भाई बेटा कि भाई कवि शमशेर बहादुर का जीवन परिचय दीजिए। तो ये उनकी कुछ रचनाएं, उनका जन्म स्थान,
उन्होंने क्या क्या उपाधि प्राप्त की और उन्होंने उनके जो साहित्य है, जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उनका क्या उद्देश्य है, ये आपने पढ़ा। अब आता है कि कवि शमशेर बहादुर की जो आपके सिलेबस में जो कविता दी गई है वो किस संग्रह में से ली गई है तथा उसमें वो किसके बारे में बता रहे हैं, यानी उसका मूल भाव क्या है। तो प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ हुआ। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोगता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। आस पड़ोस मतलब जैसे कवि क्या करते हैं बेटा, आप देखना, किसी भी फिल्म हो, किसी भी नाटक हो, कोई कवि हो, कोई रचना हो, कोई निबंध हो, कोई लेख हो, कोई एकांकी हो, कोई भी रचना किसी भी कवि की या किसी भी समाज में जो आपके संगीत की बातें होती हैं, उन सब में एक संदेश छुपा हुआ होता है और वो उनका एक उद्देश्य होता है, उनका एक ध्येय होता है। देखिए बेटा, समाज में अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म, तो उनका जैसे आपने आज देखते हैं समाज की स्थिति कैसी है। समाज में अगर आपने किसी व्यक्ति की उसमें अवगुण है और उन अवगुणों को आपने नाम लेकर के कह दिया कि फला जो व्यक्ति है उसमें ये अवगुण है, ये बुराई है, ये कमियां हैं, ऐसा करते हैं वो, ऐसा ये कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, औरतों को पीटते हैं, उनका शोषण करते हैं, ये सारी बातें अगर आपने इंडिविजुअल उस व्यक्ति को कह दी तो आपको वो मरने मारने के लिए आ जाएगा। तो कवि क्या करते हैं, कवि पक्षी के बहाने, पशुओं के बहाने, जानवरों के बहाने, है ना, घटना जो आसपास घटित हो रही है, उन्होंने देखा कि भाई समाज में ऐसा व्यवहार हो रहा है और ये गलत है, तो उस व्यवहार को क्या करते हैं कई लोग, घर में बाहर दिखावा तो करते हैं अच्छेपन का, लेकिन घर में क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा क्रूर किस्म के व्यक्ति होते हैं। और कवि ने उनके घरों में ऐसा झांका कि भाई गांव में ऐसा होता है, गांव में ये बुराइयां थी बहुत सारी, अपने जो भारतीय कल्चर था, सभ्यता संस्कृति, इसमें बहुत सारी बुराइयां थी, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक थी, है ना भाई, बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे अस्पृश्यता थी, है ना। तो इन सब को कवियों ने अपना विषय बनाया और लोगों को जागृत किया। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, किसी का नाम लेकर के अगर ये कहते हैं कि भाई फला व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको सजा दीजिए, ऐसा नहीं, बल्कि वो किसी न किसी माध्यम से पक्षी या जानवरों के माध्यम से या प्रकृति के किसी के माध्यम से वो उस बात को उजागर करते हैं। जो बात वो छुपा कर रखना चाहते हैं उसी बात को वो उजागर करते हैं कवि, और किन के माध्यम से, और पक्षी जानवरों के माध्यम से, ताकि जनता इस बात को समझे और समाज में क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है बेटा, घर की जो औरतें होती थी, शोषण ज्यादा था औरतों का हुआ, तो घर की जो औरतें होती थी वो क्या करती थी, घर की चार द्वारी तक सीमित रहती थी, उन्हें बाहर की दुनिया का कोई मतलब नहीं होता था, है ना। तो उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कविता पाठ के माध्यम से कवियों ने, है ना। कवि सम्मेलन भी होते हैं, कोई वैसे कल्चर प्रोग्राम भी होते हैं, उनमें इस तरह से उपदेश देना, टीवी के माध्यम से, है ना, लोगों को जागृत किया कि भाई ऐसा हो रहा है, आप शोषण मत करो, आप जो शोषण करता है उसके खिलाफ आवाज आवाज उठाओ, इस तरह से। तो यहाँ कवि जो है, जो उपमान है, बिंब है, ये उदाहरण है, अगर भाई ऐसा होता है तो ऐसा हुआ, ऐसा होता है तो ऐसा हो रहा है। तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी, पढ़ना लोगों को आया, तो समाज में बहुत सारी बुराइयों का अंत हो। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि आस पड़ोस की कविता, आस पड़ोस से तात्पर्य कि अपने आसपास जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो अच्छे काम हो रहे हैं, तो कवियों का उद्देश्य होता है कि अच्छे कामों की प्रशंसा की जाए, लोगों को बताया जाए कि फलाना ने ऐसा किया, उसको
ये उपलब्धि, उसने अपना सारा जीवन दूसरों के प्रति डेडिकेट कर दिया। और किसी ने अगर अत्याचार किया है तो उस अत्याचार को भी किया उसने। इस तरह से अहंकारी है वो, उसने अपने पैसे के मद में, धन दौलत के मद नशे में और जनता का ऐसे शोषण कर रहा है ना भाई। तो ये सारी बातें वो उदाहरणों के माध्यम से अपने आस पड़ोस होने वाले, एक तो देश विदेश की बातें लिखी और एक अपने आस पड़ोस का बनाया। तो इन्होंने कवि ने अपने आस पड़ोस की कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ है। देखिए बेटा, एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे 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 पहले शिशु अवस्था होती है, फिर बाल अवस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है ना, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तो उसके शरीर में आप देखो, शिशु है तो उसमें शारीरिक भी मानसिक भी धीरे प्रगति हुई। बालावस्था आई, बालावस्था में भी उसमें चेंजमेंट आया, उसके शरीर में भी, उसकी आवाज़, मतलब परिवर्तन होता है ना। तो उसी तरह जैसे प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी वर्षा, कभी धूप, कभी छांव, है ना। तो इस तरह से मानव जीवन में भी आपको बहुत सारी चुनौतियां करनी पड़ेंगी। कभी हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना कि कहीं आपको नदी, पर्वत, पहाड़, है ना, गुफाएं मिलेंगी, तो कहीं आपको बाग, उपवन और बगीचे मिलेंगे। तो ये क्या मतलब हुआ, नदी, पहाड़ और गहरी गुफा ये मिलेंगे तो मतलब कष्ट मिलेंगे, और बाग, उपवन, फल मिलेंगे तो ये क्या होगा बेटा, खुशियां मिलेंगी। तो जीवन है, तो जीवन में तो ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ कवि ने प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को बताया है, लेकिन वो किस पर आधारित है, मानव जीवन के बनकर। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि हैं, मतलब उदाहरण देने वाले कवि हैं, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। प्रगति की चाल को और शब्दों के माध्यम से बांधा। उन्होंने ग्रामीण अंचल को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। ग्रामीण अंचल, आप जैसे मान लीजिए आप ये कविता किसी शहरी को पढ़ाओ, तो वो शहरी को पढ़ाओगे तो इसमें कुछ ऐसे बिंब उदाहरण दिए हैं, जैसे चौका है। चौका, अब शहर में क्या जाने चौका क्या होता है। चौका आप लोग भी, जैसे मैं अभी बैठा था तो वो बच्चा सेंट्रल स्कूल में पढ़ता है, तो उससे मैंने पूछा, मैं शहर में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो उनसे पूछा बेटा चौका क्या होता है, मुझे नहीं पता था उसे। तो आजकल के जैसे अपन ग्राम, हालांकि वो यहाँ है, गांव में आते हैं, लेकिन फिर उसको बताया, वो जो मिट्टी से वो चूल्हा बनाते हैं, उसमें मिट्टी गोबर मिला करके जो आपकी दादी माँ या कोई ऐसा करती, अच्छा अच्छा वो, अच्छा अच्छा। तो अब आप, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की जो कविता पढ़ेंगे तो उनको पता है कि भाई प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो, आप भी प्रयास करेंगे उसको देख करके, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी है उसको तो हम समझ सकते हैं, और जो हमने देखी ही नहीं उसको फिर वो कविता लिखेगा तो अपन उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। पता नहीं भैया क्या उदाहरण दिया, हमें तो समझ में नहीं यार। अच्छा, अभी देखिए, प्रस्तुत कविता का नाम है उषा। उषा एक समय है, उषा सूर्योदय से ठीक पहले का समय, सूर्य उदय होने से ठीक पहले। और ये कोई 2 4 5 घंटे नहीं रहता, ये पल भर का रहता है, और उस पल भर में भी सेकंड सेकंड में क्या होते हैं बेटा, परिवर्तन होता है। आसमान में कभी रंग बदलता रहता है। तो कवि ने इस पल पल परिवर्तित उषा काल, उषा के समय को प्रकृति के बिंबों का सब चित्र किया है। कैसे, जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, मूक गूंगा, दृष्टा देखने वाला। जैसे अपन क्या करते हैं, अपन ने भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं देखा है, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया, चुपचाप देख लिया, देख लिया नसीब, क्या कहना उसमें, हो रहा है क्या हो रहा है, देखो आसमान कैसा लग रहा है, ये है ये है, इस तरह से अपन कोई बात, तो अपन क्या हो गए, मूक दृश्य। लेकिन यहाँ शमशेर जो बहादुर है वो क्या नहीं है, मूक दृष्टा नहीं है।
वह तो भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला क्या है? सृष्टा है। सृष्टा मतलब रचना करने वाला। कि आसमान में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको उदाहरण दे करके जो धरती पर हो रहा है उसको उसके साथ जोड़ रहा है, संधिगंड। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। जो गांव की सुबह से जुड़ता है वह सील है, राख से लिपा चौका है, और वह स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चे के नन्हे हाथ। वह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भव्यता, भविष्य की उजास है, और है हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती है उषा। देखिए यह सारी कविता का भाव यही है। ये उदाहरण दिए हैं, सिल, राख से लिपा चौका, स्लेट, है ना। अच्छा, और लास्ट में दिया है कि जहाँ रंग है, गति है, और भविष्य की उजाला है, भविष्य का उजास है। तो बेटा कवि ने अब इसको आप क्या करेंगे कि सिल, सिल क्या होती है? अब यही आ जाता है। अब अपन एक बहुत बड़ा पत्थर, पहाड़ जो होते हैं वो तो उबड़ खाबड़ होते हैं, और जो सिल होती है वो एकदम सपाट होती है, बिल्कुल एकदम प्लेन होती है। यानी स्लेट से बहुत ज्यादा बड़े आकार का पत्थर क्या कह लेते हैं? बड़ा पत्थर को सिल। तो आसमान को क्या बता दिया? एक बहुत बड़ी सिल है, ठीक है। फिर बता दिया राख से लेपा हुआ चौका। चौका मैंने बताया था, लेव जो होता है राख से, एक तो मिट्टी से देंगे, एक राख से देंगे, एक आप काले रंग से दो, काला जो रंग है और राख, एक तरफ राख रखो, एक तरफ काला रंग रखो। तो राख जो है वो कालापन तो होता है, लेकिन जो ब्लैक है, काला है, वो राख बिल्कुल ब्लैक नहीं होती, उसमें थोड़ा सा वाइटनेस होता है, यानी गहरा काला नहीं होता। और वो गीला पड़ा है, एक तो सूखी राख को देख कर दो और एक उसमें पानी डालो, तो सूखी जो राख है वो कम काली लगेगी, और जो गीली राख है वो ज़्यादा थोड़ी सी नमी युक्त जो है वो ज़्यादा, उसमें गीलापन, नमी आएगी नहीं, उसका रंग बदल जाता है। एक क्या होता है बेटा, मिट्टी से आप किसी को, गीली मिट्टी को आप अगर ऐसे लेव लगाओगे, ऐसे लेव लगा दिया गीली मिट्टी को, तो उसमें आपको एकदम प्लेन हो सकती है। लेकिन अगर राख को अगर आपने गीली कर कर उसको ऐसे लेप लगाओगे, तो वो जो राख है वो बेटा उसमें कहीं ना कहीं वो एकदम बारीक नहीं होती, उसमें कण जो होते हैं ना, किसी के भी जैसे लकड़ी है या कोई गोबर के बने हुए जो होते हैं उनसे, कोई भी, यानी उसमें थोड़ा सा एकदम शार्पनेस नहीं आएगी, प्लेन नहीं आएगा। तो कभी ने यहाँ राख से लिपा चौका क्यों कहा? और जो अभी गीला पड़ा है, कि राख से लिपा चौका, गीले से तात्पर्य होता है बेटा कि सुबह सुबह आसमान में नमी होती है। फिर स्लेट बताया, स्लेट में काले रंग, चौक, चौक जो होता है, आप चौक से ऐसे बोर्ड पर ऐसे, आप चौक से ऐसे लाइन, ऐसे उसको बिल्कुल ऐसे लंबा करके चौक को, उसको आप ऐसे करोगे हल्के हाथ से, उसको ऐसे करो आप। और एक आप किसी गीली चीज से, यानी उस पाउडर से आप उसको ऐसे करो, तो पाउडर से आप जब ऐसे आप करोगे तो एकदम साफ नजर आएगी आपको, बिल्कुल प्लेन होता चला जाएगा। और अगर चौक को आप नॉर्मली ऐसे करोगे तो चौक कैसे होगा? चौक से लाइनिंग लाइनिंग से आ जाएंगी हल्की हल्की। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये चीजें आपको बताई। फिर लास्ट में कहा कि भाई मानो एक नीला जल की, नीला जल होता है, जल जो है नदियों में थोड़ा सा नीलिमाली युक्त होता है, और उसमें कोई सुंदर नारी या कोई लड़की जो है
वो मान लो अपनी गौर देह को ऐसे उसमें पानी में जब डाल देते ना, तो पानी जब साफ पानी होता है उसमें अगर आप ऐसे हाथ डालोगे, थोड़ा डुबो दोगे, हाथ को डुबाओगे, तो जो हाथ है ना वो उस पानी में डूबा हुआ भी है, लेकिन फिर भी उसमें झलक आ रही है। अगर काला हाथ होगा तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर गोरा होगा तो वो दिखाई देगा। तो यानी आसमान जो है वो मानो एक जल हो और उसमें वो नजर आ रहे। तो ये था बेटा आपका जीवन परिचय और पाठ परिचय। ठीक है बेटा, कल हम कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।